बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी शुरू करें आज की बात। चैप्टर नंबर 1, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। टैक्स क्या है, इसकी बुनियादी डिस्कशन से हम आज की बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि टैक्स जो है उसकी स्टोरी शुरू होती है कि हुकूमत को अपने खर्चे चलाने के लिए, अपने मुल्क चलाने के लिए, हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ये रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएंगे? मुल्क में जो वसाइल होते हैं उससे जो पैसे हासिल होते हैं वहाँ से मुल्क को चलाया जाता है। अच्छा, अगर मुल्क के वसाइल मुल्क को चलाने के लिए ना काफ़ी हों, मुल्क के वसाइल मुल्क को चलाने के लिए ना काफ़ी हों, तो फिर सोचा ये जाता है कि अब मुल्क को कैसे चलाया जाए। मुल्क को चलाने से फ़ायदा किसको होगा? अवाम को होगा। तो फिर अवाम से कहा जाता है कि आप कंट्रीब्यूट करें ताकि मुल्क को चलाया जाए। सो टेक्निकली अवाम जो कंट्रीब्यूट करती है, अवाम जो कंट्रीब्यूट करती है, किसको कंट्रीब्यूशन देती है? हुकूमत को। और इस कंट्रीब्यूशन, ये जो पैसा है, ये जो कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन से मुल्क चलाया जाता है। मुल्क को चलाने के लिए वो कंट्रीब्यूशन जो किस लिए की गई है, मुल्क को चलाने के लिए की गई है, वो बुनियादी तौर पे वो टैक्स कहलाती है। तो टैक्स को ये कहूँ कि ये वो कंट्रीब्यूशन है जो अवाम करती है ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, उसे टैक्स कहते हैं। भाई सबसे लास्ट में बैठे, आवाज़ क्लियर है आपको? एक बात आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, एक एग्जाम्पल पिच करना चाह रहा हूं। जरा एग्जाम्पल समझ आएगी तो आप बात को बेहतर तरीके से समझेंगे। यानी आज से 15 साल पहले फादर मेरे जॉब कर रहे थे और हम सारे भाई पढ़ रहे थे, आराम से अपने क्लासेस पढ़ रहे थे, सीए कर रहे थे। एक इंजीनियर बन रहा था, एक डॉक्टर बन रहा था, मैं सीए कर रहा था। अल्लाह ताला ने आसानी की, हम अपने अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ गए। जो मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने साल पहले मैं बुलाया, कहा कि जी जब तक तो मैं जॉब थी मेरी, तब तक मैंने आप लोगों का खर्चा उठाया है। अब आप लोगों की भी फैमिली बड़ी हो गई है, मैं भी रिटायर हो गया हूँ। अब हर बेटा मेरा 1-1 लाख रुपया पर मंथ कंट्रीब्यूट करेगा तो हम घर का खर्चा चलाएंगे। पहले घर का खर्चा वालिद साहब चला रहे थे। 1-1 लाख रुपया हम सारे भाइयों ने दिया है ताकि खर्चा चलाया जा सके। अब हम हर महीना 1-1 लाख घर देते हैं ताकि घर का खर्चा चले। ये जो कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, ये जो पैसा हम दे रहे हैं अब्बू को ताकि अब्बू घर का निज़ाम चलाएं। सर जी समझ आ रही है? बिल्कुल इसी बेस पर ये मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। हम इस मुल्क में रहने वाले हैं। हम पैसा इस मुल्क के चलाने वालों को दे रहे हैं ताकि वो मुल्क को बेहतर तरीके से चलाए। इसको टैक्स कहते हैं। यार क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? यस और नो? अल्टीमेटली टैक्स क्या हुआ? टैक्स वो कंट्रीब्यूशन हुई जो अवाम कर रही है, जो मुल्क में रहने वाले कर रहे हैं। किसको? हुकूमत को। किस मकसद के लिए? ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएं। सर ये
बुनियादी तौर पे टैक्स की डेफिनेशन है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए पिच की कि रियलिटी में ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, अब होता ये है, और एक सवाल इससे ये राइज होता है कि सर जी वो सऊदी अरब में भी तो लोग रहते हैं, वहाँ पर भी तो मुल्क का निज़ाम चल रहा है, लेकिन वहाँ पे इस तरह से टैक्स नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि सर सऊदीया का बहुत तगड़ा है, उनके पास पैसे, उनके पास हर महीने उम्रा करने के लिए जो लोग जाते हैं उसका पैसा ही बहुत ज़्यादा है, उनके पास तेल के ज़खायर हैं उसका पैसा है, उसकी इनकम इतनी ज़्यादा है उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब तक मेरे अब्बू भी जॉब करते उन्होंने तो मैं नहीं कहा था कि भी तुम कंट्रीब्यूट करो। और सर जी मेरी बात समझ आ रही है? सर ये कंट्रीब्यूशन तो इस वजह से ली जा रही है कि जनाब अब मुल्क चलाने के लिए पैसे ना काफ़ी हो गए, तो ये कंट्रीब्यूशन ली जा रही है। सर जी आप मेरा पॉइंट समझ गए? आपको पता है अगर इस कंट्रीब्यूशन से भी मुल्क ना चले तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये जो टैक्स का पैसा है इससे भी मुल्क नहीं चल रहा तो फिर मजबूरन क्या करना पड़ेगा? IMF। सर सुना है ना IMF का रोना क्यों है? IMF का रोना असल में इसीलिए है कि मुल्क के वसाइल इस्तेमाल किए फिर भी पैसे कम है, आवाम से टैक्स का पैसा कलेक्ट किया फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। अब सर एक बंदा है, अगर मेरे घर में मेरे वालिद साहब जो हैं वो सारा निज़ाम चला रहे हैं, और सबसे पहला स्टेप तो ये वो अपनी सैलरी खर्च करें, दूसरा स्टेप ये हम जो ला के दे रहे थे वो सारा भी इस्तेमाल कर लें, सर वो बच्चों को भूखा तो नहीं रखेंगे, वो क्या करेंगे? वो कहीं से पैसे पकड़ेंगे कि यार हमारे घर का निज़ाम चले। यस और नो? सेम इसी तरह ही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है, अपने वसाइल कम है, कंट्रीब्यूशंस कलेक्ट करने के बावजूद भी मुल्क का खर्चा पूरा नहीं होता, तो फिर मजबूरन किस तरफ जाना पड़ेगा? IMF की तरफ जाना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। सर जी IMF चूँकि एक इंटरनेशनल इदारा है, ये बात सारी रेलिवेंट मैंने की है, बाय द वे ही बात शुरू हुई है तो आपसे करता चलूँ। सर ये इंटरनेशनल इदारा है, ये तहकीक करते हैं, ये आपके मुल्क को ध्यान से देखते हैं और उस बेस पे असेस करते हैं कि क्या आपकी हालत इस वक्त एक्चुअल में क्या है, और आपको कर्जा दें तो ये कर्जा क्या आप वापस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये असल थीम है इसकी। अब जब ये IMF कह देते हैं कि हाँ मुल्क की हालत ठीक है, तो फिर बाकी सारे रिश्तेदार भी सोचते हैं कि हाँ यार कोई बात नहीं, इनको कर्जा दे देते हैं। वो IMF का कहना माना और IMF को मुतमईन रखना इतना ज़रूरी है कि अगर वो ना कर दे तो फिर बाकी लोग भी कहते हैं कि यार इसको पैसे ना ही दो। सर समझ आ रही है? ये बाय द वे एक ऐसा इशू था जिसके हवाले से ये बात हो गई IMF वाली। सर इसी सारी स्टोरी को एक डिफरेंट तरीके से बताने लगा हूँ। गेम समझ आ गई आपको? अवाम चाहती है, अवाम कंट्रीब्यूट करती है पैसा ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। ये असल बेस लाइन है। अब अगर ये आपको समझ आ गया तो इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है एक दूसरे तरीके से यही बात समझाने लगा हूँ। सर जी अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से बाहर निकला हूँ और बाहर एक मोबाइल, एक बंदे ने बाइक पर मेरा पर्स छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, मैं वापस SBI आया हूँ, फ़ौरन 15 को फ़ोन किया है, 15 की पुलिस की गाड़ी जो है वो यहाँ पर आ गई है, उन्होंने आके मुझसे सारा इंटरव्यू लिया है कि जी आप कहाँ पर मौजूद थे, किस बंदा आया, उस बंदे की शक्ल आप पहचान सकते हैं, उसकी बाइक का नंबर आपने नोट किया है, उसने 6-8 सवाल मुझसे पूछे और वो चले गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग आए हैं 4 लोग, क्या ये तनख्वाह लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। ये जो आए लोग, ये जिस गाड़ी पे उस गाड़ी में फ्यूल डला कि नहीं डला?
डला है। सर से मुझसे तो कोई पैसा नहीं लिया। ये जो गाड़ी का तेल और ये बंदे की तनख्वाह है वो कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। सर हुकूमत है ना, पुलिस के इदारे में काम करता है ना वो, तो तनख्वाह पुलिस दे रही है। पुलिस या हुकूमत दे रही है। हुकूमत के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? आवाम के पैसे से आ रहा है। सर असल बात यह है कि पुलिस के पास पैसा, हुकूमत के पास पैसा आवाम के पैसे से आ रहा है। तो ये जो टॉक शो में कहा जाता है कि जनाब हमारे पैसे से सरकारी अफसरों की तनख्वाहें दी जा रही हैं, ये बिल्कुल ठीक कहा जाता है। असल गेम ये है कि आवाम कंट्रीब्यूट कर रही है हुकूमत को और हुकूमत फिर आगे इदारों को पैसे देते हैं और फिर इदारों के जरिए क्या मुल्क चलाया जाता है। मैं अगर ये जुमला ऐसे कहूं कि मुल्क को चलाने के लिए जो पैसा दरकार है वो पैसा आवाम कंट्रीब्यूट करती है और इस कंट्रीब्यूशन को टैक्स कहते हैं। तो आप एग्री करते हैं? यस और नो? ठीक हो गया। मुल्क को चलाने के लिए जो पैसा दरकार है वो आवाम कंट्रीब्यूट करती है और इस कंट्रीब्यूशन को टैक्स कहते हैं। ये असल बेस लाइन है, ये असल टैक्स की डेफिनेशन है। तो आपकी टैक्स की बेसिक डेफिनेशन किसी लेमैन की तरह नहीं होनी चाहिए कि एक आम बंदा रूटीन में ये कहते कि कादा टैक्स हक लाल दे पैसे कमाई दे और वही टैक्स कादा। सर जी जो आप रोड इस्तेमाल कर रहे हैं ये रोड हुकूमत ने बनाई है, ये आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में जाएं 10 रुपये की पर्ची पे इलाज होता है या नहीं होता? सरकारी स्कूल में क्या आज भी किताबें भी फ्री मिलती हैं, बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते? सब कुछ हो रहा है। ये जो सारे एक्टिविटीज़ हो रही है इसके लिए पैसा चाहिए। ये पैसा गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लगाती है? मुल्क के रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाती है। अगर मुल्क के पास पैसा ना हो तो अगर मुल्क के रिसोर्सेज से पैसा ना लिया जाए तो पहले स्टेप में क्या करना है? अवाम से कंट्रीब्यूशन लेनी है। सच्ची समझ आ रही है? अवाम जो कंट्रीब्यूट करती है मुल्क को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, ये टैक्स है, ये इसकी बेस लाइन थी। सर जी एक बार ये आपके सामने लिखा हुआ, इसको पढ़ लीजिए। इट इज़ द प्रोसेस by which the government through law making body raises revenue in order to use it for the expenses of government. गवर्नमेंट ने जो खर्चे करने हैं, उसकी बात कर। प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट अपनी लॉ मेकिंग बॉडी के थ्रू रेवेन्यू रेज करते हैं ताकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स किए जाए। सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सर टैक्स लागू करने का असल मकसद क्या है? पैसा जमा करना। टैक्स लागू करने का असल मकसद क्या है? पैसा जमा करना। अच्छा इसके अलावा भी कोई मकसद है? वो कहते हैं हाँ इसके अलावा भी मकसद हो सकता है। तो भाई क्या मकसद हो सकता है? पहला तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है, दूसरा क्या है? टू यूज एज ए टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, ये सेकंड स्टेप। पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, टू यूज एज ए टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज, इसकी पॉलिसीज को यूज करना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना। मैंने आपको कल भी कहा है किताब आ गई है, आज फिर कहा भाई किताब आ गई, आप कोशिश करें कि आप किताब लेकर
क्लास में बैठें ताकि जो बातें आपको बताई जाएं आप साथ के साथ उसको नोट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात भी कहता हूँ कि जनाब जो बच्चा कल किताब लेके ना आया उसे 50 रुपये फाइन होगा। अब जब मैंने ये वाली बात की कि जो बच्चा किताब लेके ना आया उसे 50 रुपये फाइन होगा, तो पीछे एक भाई बैठ के दूसरे के कान में कहते हैं देखा पैसा कमाने का तरीका। सर सवाल ये है कि क्या आपको ये जो बात की जा रही है इसका हदफ पैसा कमाना है? ये जो आपसे 50 रुपये अगर वसूल किए जाते हैं तो क्या इससे इसका टारगेट पैसा कमाना है? द आंसर इज नो। यानी आपके 50 रुपये से ही तो असल प्लाजा खरीदा जाना है, ठीक है। इसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। इसका मकसद क्या है कि इस चीज को इंश्योर करना, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। यानी मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा कहना मान लें और वो अपनी बात मनवाने के लिए मैं आपको ये 50 का फाइन कर रहा हूं। यहां पे इसका मकसद पैसा कमाना। और सर जी मेरी बात समझ आ रही है? मैं तो अपनी बात को मनवाने के लिए, मैं तो अपनी बात को मनवाने के लिए ये काम। इसी तरह ही एफबीआर वाले अपनी बात को मनवाने के लिए टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। अब बात समझना, मुल्क की हालात खराब है। एक मियाँ साहब कहते नहीं मैंने तो BMW का लेटेस्ट मॉडल ही लेना। उनको कहा है कि सर जी मुल्क की हालात खराब है, आप BMW इंपोर्ट करेंगे, 10 करोड़ रुपए की BMW है, ये आपकी इंपोर्ट, हमारे मुल्क की इंपोर्ट बढ़ेगी और इंपोर्ट बढ़ने की वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो माइनस में जाएगा, डेफिसिट होगा। यस और नो? पढ़ी हुई ना इकोनॉमिक्स? अगर हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रही है और इंपोर्ट बढ़ रही है तो इससे क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा। भाई मेरी बात समझ आ रही है? ये वाली बात उसने यहाँ पे कही। अब मियाँ साहब को कहा है कि आप ये गाड़ी इंपोर्ट ना करें। अगर किसी ने गाड़ी इंपोर्ट की तो 10 करोड़ की गाड़ी है, ऊपर 20 करोड़ रुपया टैक्स लगा देंगे। यहां पर जो टैक्स लगाना है ये असल में इसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि क्या है? डिस्करेज करना, इंपोर्ट को डिस्करेज करना। अपने मुल्क में इंसानों के लिए खाने की चीजें नहीं है, बड़ा ज्यादा कैट और डॉग फूड इंपोर्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं भाई इंसानों का तो पूरा कर लो। वो कहते नहीं मैंने तो बिल्ली के लिए खाना भाई से मंगवाना है। सर समझ आ रही है? अब क्या कहा है? चलो मंगवा लो फिर, $10 का खाना है और $20 उसके ऊपर टैक्स है। मकसद क्या था? डिस्करेज करना, डिस्करेज करना। अपनी बात मनवाना, अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद करवाना, to use as a tool for implementation of its policies, to use as a tool for implementation of its policies. Fair distribution of wealth. तीसरा पॉइंट क्या है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स वेल्थ। अमीर आदमी से पैसा वसूल करना, गरीब आदमी पे पैसा लागू करना। ये जो मियाँ साहब हैं ये उड़ती कमाइयाँ ही है ना जो उनको ये वाले ख्याल आते हैं। अब क्या किया? उनसे 20 करोड़ का टैक्स लिया और ऑरेंज ट्रेन पे लगा दिया। ऑरेंज ट्रेन से फायदा किसको हो रहा है? आम आवाम को। भाई मेरी बात पिक कर रहे हो? अमीर आदमी से पैसा वसूल करना, गरीब आदमी पे पैसा लगा देना। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीर आदमी से पैसा वसूल करना, गरीब आदमी पैसा लगा देना। वो बात ये कर रहा है कि जनाब टैक्स लागू करने के जो है वो मकासद क्या क्या हैं। पहला मकसद तो पैसा इकट्ठा करना। दूसरा मकसद बाज़ औक़ात पैसा इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अपनी बात मनवाना।
पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाना। बंदा जितना भी कहता रहे यार हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, किसी ने पहनना है। जब आपको पता चलता है ना 2000 का चलान होना तो फुर्तियां देखें हर बंदा हेलमेट ही खरीद रहा होता है। ऐसा है या नहीं है? ये जो 2000 के चलान ने हेलमेट आपको पहनाना है ना, ये खाली नसीहतों ने नहीं पहनाना। ऐसे है या नहीं है सर? ये बात है। तो भाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज का मतलब है अमल दरामद करवाने के लिए, पॉलिसीज पर अमल दरामद कराने के लिए टैक्स लागू किया जाता है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि पैसे की तकसीम, वो वेल्थ की तकसीम फेयर हो, यानी जो बंदा अमीर है उससे पैसा वसूल किया जाए और गरीब आदमी पर खर्च किया जाए, गरीब को फ़ायदा दिया जाए। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन है। थोड़ा सा आगे चलूँगा और अब नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन की बात करने लगा हूँ। अब आपको समझ आ गई एक तो मेजर मकसद क्या है, असल मकसद पैसा है सर। मिसाल के तौर पे इसके अलावा भी मकासद हैं, लेकिन अगर पैसे का फैक्टर माइनस कर दिया जाए तो फिर टैक्स की कोई तुक नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप कहेंगे सर ये इदारा है, ये इदारा खुला है, इसका क्या मकसद है? तो कहेंगे इल्म की रोशनी फैलाना। भाई इदारे से हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक बच्चा जो है वो सीए करे और ख़ुद भी अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपनी फैमिली को भी अच्छी ज़िंदगी दे। ये मकसद भी बिल्कुल सही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास बच्चा एक अच्छी साउंड तालीम हासिल करके अच्छी बेसिस के साथ सीए करे। ये वाली बात भी ठीक है, बातें ये सारी ठीक है, लेकिन इदारा बनाने का, प्राइवेट इदारा बनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्शन। और सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो वो अपनी जगह पर एक बेस लाइन। लो सर, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव तो बेस है। अच्छा, अब ये बात करने लगा है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की। अब ये बात करने लगा है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की। इसकी बात हम भी डिटेल से करते हैं। यहाँ पर जो बात होने लगी है इसमें कतन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव की बात ही होगी। इसमें सबसे पहली बात है सर, टैक्सेशन इज also utilized to carry out the national objective of social and economic development। आपको पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होती है? जब मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव होते हैं, जब मुल्क की एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, इंपोर्ट कम होगी, इसका मतलब है कि मुल्क इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। यस और नो? सर जी टैक्स एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टैक्स को इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने एग्जांपल दी, गाड़ी इंपोर्ट करनी है तो ज़्यादा टैक्स लागू कर दिया, दी ना सर? सर इससे हम अचीव क्या करेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करेंगे। दूसरे नंबर पे आ गए सोशल डेवलपमेंट। एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैसे वाइज ऊपर चल डेवलप होना, दूसरा है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है? मुआशरती तौर पे ऊपर जाना। अमीर आदमी से टैक्स वसूल करके गरीब आदमी पे खर्च करेंगे तो मुआशरती तौर पे बेहतरी आएगी या नहीं? यस सर जी, आप अमीर आदमी से पैसे लेके एक स्कूल बनाएंगे, गांव में एक अस्पताल बनाएंगे, वहां पर फ्री इलाज होगा, तो क्या गरीब आदमी की लाइफ बेहतर होगी या नहीं? यस। तो सर ये सोशल डेवलपमेंट है, सोसाइटी मुआशरा डेवलप हो रहा है। टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि माशरा भी डेवलप हो और मईशियत भी डेवलप हो। माशरा डेवलप होगा जब गरीब आदमी को सहूलियात दी जाएंगी
और मैशत डेवलप होगी जब एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएंगी और इंपोर्ट कम की जाएंगी। और इन दोनों चीज़ों को अचीव करने के लिए हम टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। जब हम अमीर आदमी पे ज़्यादा टैक्स लेंगे और गरीब आदमी पे खर्च करेंगे तो टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया ताकि हम सोशल डेवलपमेंट अचीव कर सकें। और जब हम इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे और एक्सपोर्ट पे टैक्स माफ़ कर देंगे तो टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल किया गया ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करें। यस और नो? लो सर, पहली बात थी हमारी ये। सर दूसरी बात आ गई, टू स्ट्रेंथन द वीक एंटरप्राइज बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशन और अदर कंडीशनल और इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। सर जी ये दूसरा पॉइंट है, वीक एंटरप्राइजेस को स्ट्रेंथन करना, वीक एंटरप्राइजेस को स्ट्रेंथन करना बाय गिविंग देम टैक्स एग्जेम्पशन और अदर कंडीशन और इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। ये हमारा दूसरा पॉइंट। सर जी कोविड आया, टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद हो गई, बिल्कुल शटडाउन के करीब थी। तो गवर्नमेंट ने उन सारी मिल्स वालों को कहा आप लोग अपनी मिलें बंद ना करें, हम आपको अगले 3 साल तक का टैक्स माफ कर देंगे। सर जी आपने गौर किया है क्या किया गवर्नमेंट ने? सर जी फैक्ट्री बंद हो जाती है तो फैक्ट्री में काम करने वाला 5000 बंदा बेरोजगार हो जाता है, और वो 5000 बंदा नहीं होता, 5000 फैमिलीज होती हैं। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? तो सर गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, टैक्स के हरबे को इस्तेमाल करेगी, टैक्स माफ कर देगी। कहाँ? उन कमजोर एंटरप्राइजेस का टैक्स माफ कर देगी ताकि उन कमजोर एंटरप्राइज को क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके। टू स्ट्रेंथन वीक एंटरप्राइज बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशन और अदर कंडीशन और इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। तीसरी बात है, टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्स। लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। सर जी मेरे पास ये हाथ में पियानो का पेन है, मार्कर है। सर ये मार्कर 50 रुपए का मार्केट में बिकता है। एक बंदा चाइना चला गया और चाइना जाके उसने ये मार्कर पता किया तो उन्होंने कहा हम आपको 20 रुपए का दे देंगे। वो बंदा 10 कंटेनर ले आया है यहाँ पर और 25 रुपए का धड़ाधड़ बेची जा रहा है। तो क्या करना चाहिए? पियानो की फैक्ट्री बंद कर देते हैं और ये मार्कर सस्ता सबको मिल रहा है, ये भी दे देते हैं। क्या ये करना सही ऑप्शन है? सर गलत ऑप्शन है। क्यों? जब पियानो की फैक्ट्री में 10,000 बंदा काम करता है उसका क्या करेंगे? हमें करना ये चाहिए कि हम इसकी इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा दें। 20 रुपए का वहां से आ रहा है, इसको कहें इस पे 200% टैक्स है। अब कितने का यहां पहुंचेगा? 60 रुपए का। पियानो वाला कितने का बेच रहा है? 50 का। हम बच जाएंगे। हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है फॉरेन कंपटीशन से, इंपोर्ट टैक्सेस बढ़ा देंगे, इंपोर्ट टैक्सेस बढ़ा देंगे। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग, इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा दिया ताकि अपनी इंडस्ट्री को बचा लें। सर एज ए बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। सर बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। जरा एक बात समझना, मुझे लग रहा है कि यहां पे अंधेरा ज्यादा है, मैं यहीं पे ही बताता हूं। सर हुआ ये,
सर अमेरिका को चाहिए थी, अमेरिका को चाहिए थी टी शर्ट्स, अमेरिका को टी शर्ट्स चाहिए थी। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इंडिया को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को अप्रोच किया। अमेरिका को टी शर्ट चाहिए थी, अमेरिका ने इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान को अप्रोच किया और उन्हें कहा कि हमें टी शर्ट्स दरकार है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अप्रोच किया और उन्हें कहा कि हमें टी शर्ट्स दरकार है। इंडिया ने टी शर्ट देखी और इंडिया ने कहा हम आपको 180 रुपए की ये टी शर्ट प्रोवाइड करेंगे। बांग्लादेश ने टी शर्ट देखी और बांग्लादेश ने कहा कि हम आपको 170 रुपए की टी शर्ट प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान ने टी शर्ट देखी और पाकिस्तान ने कहा हम आपको 175 रुपए की टी शर्ट प्रोवाइड करेंगे। सर जी अगर तीनों ने सेम क्वालिटी दी है तो मुझे बताइए कौन बिड विन कर जाएगा? सर जब हुकूमती लेवल पर या इतने बड़े लेवल का ऑर्डर हो तो वो कोई 100-200 शर्ट का नहीं होगा, वो मिलियंस में शर्ट का होगा। इस केस में जो पाकिस्तान के टेक्सटाइल मिल्स वाले हैं वो गवर्नमेंट को कहेंगे कि अगर आप हमें 10 रुपए का टैक्स माफ कर दें, तो अगर आप हमें 10 रुपए का टैक्स माफ कर दे तो हम ये ऑर्डर जीत सकते हैं। गवर्नमेंट 10 रुपए का टैक्स माफ कर देती है, बिड कौन विन कर जाएगा? पाकिस्तान। आपने देखा है टैक्स को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है दूसरे मुल्कों के साथ नेगोशिएट करते हुए ताकि हमारा मुल्क ऑर्डर विन कर जाए और हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ जाए। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ जाए और हमारा मुल्क जो है वो ऑर्डर विन कर जाए। सर ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अगली बात, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर कैसे करेंगे? सर जी एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत है 100 रुपये और उस पर टैक्स लगता है 80 रुपये, 18 रुपये सॉरी, तो ये मार्केट में बिकता है 118 रुपये का। अब महंगाई होने की वजह से ये प्रोडक्ट हो गई है 110 रुपये की और इस पर टैक्स बनता है 18% के हिसाब से 119.8 और इसकी कीमत हो गई है 129.8। सर आप गौर करें कीमत बढ़ने, इन्फ्लेशन की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं और उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ गया। अब वो कहते हैं कि टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ताकि बढ़ती हुई कीमत को रोका जा सके। पता है कैसे? 110 रुपए की वो प्रोडक्ट है, टैक्स अब कितना कर देंगे? 8 रुपए कर देंगे ताकि कीमत 118 ही रहे। यार आपने गौर किया है हमने कैसे टैक्स को कंट्रोल किया है? हमने टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया उसकी कीमत को कंट्रोल करने की वजह से। आपने देखा मैंने कैसे कीमत को कंट्रोल किया है? सर मैंने कीमत को कंट्रोल किया है कैसे? मैंने जितनी कीमत बढ़ी थी उतना टैक्स कम कर दी है ताकि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन मजीद ना हो। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर किया है, जितनी कीमतें बढ़ी है उतना टैक्स कम कर दिया है ताकि आम आवाम के लिए मजीद दिक्कत ना हो। इसको कहते हैं टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। प्लीज ये 5 पॉइंट्स हैं, जल्दी से पढ़ लें फिर मैं आगे चलता हूं। मुझे पानी दे दीजिए, इसको पॉज कीजिए जरा।
टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीर आदमी पे ज्यादा खर्चा, अमीर आदमी पे ज्यादा टैक्स लगाना और वो टैक्स वाला पैसा गरीब आदमी के लिए खर्च कर देना, ताकि इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो, रिड्यूस हो। असल में माशरे में एक मेजर खराबी है कि अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है और गरीब ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? अमीर से पैसे लेके गरीब पे खर्च किए जाए सर, और इसका तरीका क्या है? अमीर पे टैक्स लगाएं, अमीर पे टैक्स लगाएं और वो टैक्स गरीब पे खर्च करें ताकि इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके। आपके मुल्क में लग्जरी टैक्स लगा हुआ है, लग्जरी टैक्स लग्जरी गाड़ियों पर भी है, लग्जरी टैक्स लग्जरी घरों पर भी है। मकसद क्या है? अमीर आदमी से टैक्स वसूल करें और गरीब पर खर्च करें। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज और मेंटेन एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स। सर जी, टैक्स टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे खर्चा ऐसा होता है कि उससे मुल्क का फ़ायदा हो रहा हो, माशरे में फ़ायदा हो रहा हो, तो उस केस में उसको प्रमोट किया जाए। वो ये कहता है कि जनाब इन इक्वालिटी को रिड्यूस करना, और दूसरे नंबर पे खर्चे अलाउ करना। टैक्स वाले कहते हैं अगर कोई साइंस पर खर्चा हो रहा है, एजुकेशन पर खर्चा हो रहा है, सर ट्रेनिंग, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स का क्या मतलब है? लेबर फोर्स की ट्रेनिंग पर खर्चा हो रहा है, तो ये वाले खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी। टू इम्प्लीमेंट लॉज which eliminate discrimination among various elements in the market or business। ऐसे लॉज को नाफिज करना, इम्प्लीमेंट करना, नफाज करना, ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट करना जिससे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो। सर जी, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? देखना सर, लाहौर में कीमत है 100 रुपये और उस पर टैक्स लग रहा है 18 रुपये, और मार्केट में चीज़ बिक रही है 118 की, जबकि कराची में पता क्या सीन है? कराची में कीमत है 110 रुपये और उस पर टैक्स लग रहा है 19.8, और कराची में वही चीज़ बिक रही है 129.8 की। इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेम प्रोडक्ट मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कीमत में बिक रही है। सर, इकोनॉमी में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है? टैक्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को टैक्स के जरिए खत्म किया जाता है। वो कैसे? सर, वो कहते हैं हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ऐसे ख़त्म करेंगे कि अगर कराची में ये 110 की पहुंच रही है तो यहाँ पे टैक्स 8 रुपये कर देंगे ताकि कराची में भी कीमत 118 रुपये हो जाए, और टैक्स कम कर देंगे लेकिन प्राइस के दरमियान फ़र्क जो है इसको ख़त्म कर देंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये है कि प्राइस का फ़र्क ख़त्म कर दिया जाए और जो डिफरेंस है वो टैक्स को एडजस्ट कर दे। सर जी, मेरी बात पिक कर रहे हैं? यस और नो? दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। टू डिस्करेज अनडिजायरेबल सेक्टर। सर, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो तरजीह नहीं होती, जो डिजायरेबल नहीं होते। सिगरेट कभी भी एक डिजायरेबल सेक्टर नहीं है। पान कभी भी एक ऐसा सेक्टर नहीं जिसको कहा जाए कि हाँ भाई इसको तो बहुत तरक्की मिलनी चाहिए। छालियाँ, गुटखा, ये जो चीज़ें होती हैं, सुपारियाँ, आप देखिए पिछले 1 साल में अगर किसी चीज़ की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ी है तो वो सिगरेट है। मतलब चूंकि मैं स्मोक करता नहीं तो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन कभी मैं एक बार दोस्त के साथ गया तो उसने मुझे बताया कि ये सिगरेट जो है वो पिछले साल 8 रुपये का था, ये 10 रुपये का था, अब ये 30 का है कि 35 का है। तो मैंने कहा ये यानी जो टैक्सेस जब लगते हैं ना, सिगरेट पे ज़रूर लगता है,
चूंकि सिगरेट तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे टैक्स लगना ही चाहिए, तो वो लगा देते हैं। तो भाई अनडिजायरेबल सेक्टर और एक्टिविटीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। एक ख़ास पॉइंट पे बंदे कहता था कि यार देख लेना जो भी होगा लोग सिगरेट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यकीन करें सिगरेट की कंजम्पशन पे बहुत फ़र्क पड़ गया, कीमत बढ़ने की वजह से। छोड़ा तो नहीं, लेकिन जो दिन के 2 पीता था वो 1 पीता। अब तो लोग आधा भी पी के रख देते कि आधा शाम को पी लूँगा। सर अब ये सिगरेट की कंजम्पशन को कम करने में आप गौर करें, टैक्स ने एक रोल प्ले किया है। तो बुनियादी तौर पे फिर टैक्स कर क्या रहा है? टैक्स एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल होता है। टैक्स एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल होता है, एज अ मीन टू डिस्करेज सर्टन, एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल होता है। कभी अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, कभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, कभी इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, कभी वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करने के लिए, कभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, कभी जो खर्चे किए जाते हैं टैक्स में वो सारे खर्चे अलाउ होते हैं, वो वाले खर्चे को एनकरेज करने के लिए, और कभी अनडिजायरेबल सेक्टर को डिस्करेज करने के लिए। सर आपको बताऊं, एक कंक्लूजन ये निकला, गवर्नमेंट जिस चीज़ को एनकरेज करना चाहती है उस पे टैक्स माफ कर देती है या कम कर देती है। दोनों काम करती है, माफ भी करती है और कम भी करती है। जिस चीज को डिस्करेज करना चाहती है उस पे टैक्स बढ़ा देती है। तो सर जिस चीज को एनकरेज करना चाहती है उस पे टैक्स माफ कर देती है, जिस चीज को डिस्करेज करना चाहती है उस पे टैक्स जिस चीज को डिस्करेज करना चाहती है उस पे टैक्स बढ़ा देती है। सर फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन की बात करें। अब ये एक अगला पहलू है। सर गवर्नमेंट, एक पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी में, गवर्नमेंट चाहती है जो किसी बंदे की इनकम है ना वो डॉक्यूमेंटेड हो। डॉक्यूमेंटेड का क्या मतलब है? सर उसके खाते मौजूद हो, सबूत मौजूद हो। मैंने एसबीआई से 1 लाख रुपया कैश में लिया तनख्वाह, आगे मेरा एम्प्लॉई उसने मुझसे 25,000 रुपया कैश में लिया तनख्वाह, ना मैंने एफबीआर को शो किया कि मैंने 1 लाख रुपया तनख्वाह लिया, ना उसने एफबीआर को शो किया कि उसने 25,000 रुपया तनख्वाह लिया। यार मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है ये इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इसके बरक्स अगर एसबीआई वाले मेरे अकाउंट में तनख्वाह भेजें और मैं अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में तनख्वाह भेजूं, तो जो बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन होती है वो डॉक्यूमेंटेड होती है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? जो बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन होती है वो डॉक्यूमेंटेड होती है। तो गवर्नमेंट असल में चाहती यही है कि आपकी ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंटेड हो। वो कहते हैं ट्रांजैक्शन जितनी भी करनी है बैंकिंग चैनल के जरिए करो। अगर तुमने ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए ना की तो जो पैसा तुम वसूल करोगे उसे हम इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। मैंने अपने दोस्त से लोन लिया 5 लाख का, मेरे दोस्त ने मुझे कैश में लोन दे दिया, टैक्स वाले उस लोन को इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? क्यों? वो कहते हैं जब आपको समझाया है कि ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए करो ताकि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी अचीव की जा सके, आपने ट्रांजैक्शन कैश में की है, टैक्स वाले उस ट्रांजैक्शन को जो आपने कैश में की है आपकी इनकम ट्रीट करेंगे और आप पे टैक्स लगा देंगे। यहां पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसका मकसद पैसे कमाना नहीं है, उसका मकसद अपनी बात पर अमल दरामद करवाना है, अपनी बात मनवाना है। और वो बात क्या है? बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन करो।
डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि जनाब गवर्नमेंट चाहती है कि बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन हो, बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन हो। सर अगर आप ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं करेंगे तो टैक्स वाले इस ट्रांजैक्शन को, जो कि बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं हो रही होगी, तो टैक्स वाले इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टैक्स वाले इस ट्रांजैक्शन को नहीं मानेंगे और टैक्स वाले इस ट्रांजैक्शन को आपकी इनकम ट्रीट करके उस पर टैक्स लगा देंगे। सर जी ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव की अगली 5 बातें जल्दी से पढ़ लें फिर हम आगे चलें। टैक्स एज ए मीन फॉर डेवलपमेंट, वो कहते हैं टैक्सेस कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सम एग्जांपल्स आर एज अंडर। एग्जांपल्स हैं, पहली एग्जांपल है वो सर एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, लाहौर से गुजरे तो कहते हैं लाहौर में बहुत ज़्यादा धुआं भी हो गया है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो गई। अगर ये फैक्ट्रियाँ सारी लाहौर से निकल जाना तो लाहौर साफ़ सुथरा भी हो जाएगा और ट्रैफिक के मसले भी ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने फैक्ट्री वालों को क्या भेजा, नोटिफिकेशन भेजा कि भाई, उन्होंने फैक्ट्री वालों को नोटिफिकेशन भेजा और नोटिफिकेशन भेज के कहा कि आप अपनी फैक्ट्रियां लाहौर के बाहर एक एरिया वहाँ पे शिफ्ट कर लें। तो लोगों ने कहा भाई हम क्यों फैक्ट्री शिफ्ट करें, हमारी जगह है, हमारी ज़मीन है, हमने यहीं पे ही काम करना है। सर उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। फिर उसके बाद उनके पास, मियाँ साहब के पास एक साहब थे, वो एक्सपर्ट थे टैक्स के, उन्होंने एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सर अगर आप इनको ये कहें ना कि आपको 4 साल का टैक्स माफ़ कर देंगे तो ये आ जाएंगे। सर उन्होंने यही बात कही कि हम आपको 4 साल का टैक्स माफ़ कर देंगे, आप अपनी फैक्ट्री लाहौर से बाहर एक जगह उनको एलोकेट की, वहाँ पर शिफ्ट कर लें, वहाँ पर आपको फ्री में जगह भी देंगे। लो सर हुआ क्या, लोगों ने एग्री कर लिया, लोगों ने अपनी फैक्ट्री वहाँ शिफ्ट कर ली। आज वो जगह सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट है, पूरी एक एरिया है जहाँ पे सारी फैक्ट्री हैं। तो सर आपने गौर किया एक अंडर, अब जाहिर बात है वहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ हो गई हैं, वहाँ पे रहने वाले बंदों को मुलाजमतें भी मिल गई हैं। वहाँ पर जो स्टोर थे, जो छोटी छोटी दुकानें थी, अब वहाँ पर भी काम शुरू हो गया है। वहाँ पर जो लोग फारिग थे अब वो भी मेन रोड से उस फैक्ट्री एरिया तक का रिक्शा चलाते हैं। यार लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आई ना, वो जगह अंडर डेवलप्ड एरिया में ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज आई। येस और नो? सर वो कहता है गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सम फ्री एरिया एज फ्री जोन एंड इकोनॉमिक जोन and provide tax incentive so that businessmen may opt to establish business concern या industrial unit that would bring employment opportunities and overall prosperity in the underdeveloped area। सर जी ये बात underdeveloped area, तो गवर्नमेंट बाज़ों का किसी एरिया को, जोन को फ्री जोन या इकोनॉमिक जोन कह देता है और बिजनेसमैन को इंसेंटिव देता है टैक्स के हवाले से। तो बिजनेसमैन अपने इंसेंटिव के लालच में, टैक्स में जो फायदा उसको मिलना है उस लालच में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है और उससे क्या होता है, उस अंडर डेवलप्ड एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और प्रोस्पेरिटी आ जाती है। सर अमीर आदमी पे टैक्स ज़्यादा लगाना, गरीब आदमी पे टैक्स कम लगाना, अमीर आदमी पे ज़्यादा टैक्स लगाकर पैसा गरीब आदमी पे खर्च करना, दिस लीड्स टू डेवलपमेंट इन द इकॉनमी। सर तीसरा, वो आइटम्स जो पाकिस्तान में बन रही हैं और वो आइटम्स जो लग्जरी आइटम है, अगर उनको इंपोर्ट किया जाएगा तो हायर रेट ऑफ टैक्स लगाना। किन के हायर रेट ऑफ टैक्स लगाना?
वो आइटम जो पाकिस्तान में बन रही हैं, ऑलरेडी बन रही है, अगर उनको इंपोर्ट करेंगे तो हाई रेट ऑफ टैक्स रहेगा, और वो आइटम जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है उन पर भी हायर रेट ऑफ टैक्स लगेगा। टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी और डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज। सर, टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी और डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज, वेलफेयर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए टैक्स क्रेडिट देना। टैक्स एग्जेम्पशन, सर जी दो बंदे अलग-अलग हैं। एक वो बंदा है जिसने लंगर खाना खोला हुआ है और लोगों को मदद करता है, लोगों को फ्री खाना खिलाता है। इस बंदे पे कोई इसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, इस पे कोई टैक्स नहीं ले। एक वो बंदा है जो इस लंगर खाने में डोनेट करता है, जो डोनेट करता है उसे क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जो डोनेट करता है उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जो एक्चुअल में लंगर खाना चला रहा है उसे टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। सर जी मैं ये दो बातें आपको बता चुका हूं। टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्स माफी, टैक्स बिल्कुल माफ, और एक होता है टैक्स क्रेडिट यानी टैक्स में कमी। सर एक होता है टैक्स इंसेंटिव यानी टैक्स के हवाले से फायदा, टैक्स के हवाले से फायदा या रियायत। सर जी समझ आ रही है? ये दो तीन टर्म्स यूज हुई हैं, इसको अपने जहन में रखिए। जो बंदा डोनेट करेगा उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जो बंदा वो वाला इंस्टीट्यूशन चलाएगा उसे टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, और टैक्स इंसेंटिव फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट टू प्रमोट पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और उस एग्रीकल्चरल कंट्री के वाले से वो कहते हैं कि टैक्स इंसेंटिव मिलेगा फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट टू प्रमोट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। सर जी यहाँ पर मैं अपनी आज की बात रोक रहा हूँ। जितना पढ़ा है सिर्फ ये साथ के साथ पढ़ते रहें, मोर देन इनफ है। काम सिर्फ एक है, साथ के साथ तैयारी करनी है। सर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।